of execution of decree or order. बिनी जो तरीकेकार सेम है ना, मूर्ति डिस्कस कर दे भाई मूर्ति चीज़ ठीक है। बियो मूर्ति चीज़ तो अटैचमेंट वसा टॉपिक कंटिन्यू क्यों से त अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के जब्त करण। अब प्रॉपर्टी जो है अटैच हो सकती है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है? तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी से मुराद दैट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें शामिल हैं? कोई मूवेबल थिंग जैसे कोई व्हीकल होगी, गाड़ी, या जैसे कोई हम कह सकते करेंसी मतलब पैसा, ठीक है, या एनी अदर कोई भी चीज। अब कोई भी चीज में से मुराद उसका एनआईसी भी हो सकता है, एनआईसी भी अटैच हो सकता है। एनआईसी भी क्या है? वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैंक के बॉन्ड्स होते हैं, बैंक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद जैसे कोई प्लाट हो गया, बिल्डिंग होगी, या कोई घर हो गया, हाउस, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। इवन जो मशीनरी है वो भी अटैच हो सकती है। तो हम यहां पर हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसको फॉर वर्डिंग यूज होती है फॉर दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दी डिक्री। डिसीजन को अमल दरामद कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब इसका हवाला में कहां पर दिया गया? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 60 सीपीसी में। समझ आया? यस सर। इसको आप नोट करें। सेक्शन 60 सीपीसी में प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। दैट प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ एनी टाइप, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। जैसे हमने पढ़ा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, इससे रिलेवेंट दो प्रोविजंस हैं। एक तो इसका हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 60 सीपीसी, और आपको ऑलरेडी पता है कि एजुकेशन का जो हवाला है वो हमें दिया गया है ऑर्डर नंबर 21 सीपीसी, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में। और इसी ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 42 टू 63, these rules are related to the attachment of property topic during the execution। समझ आया? अब ये पॉइंट समझ आया? अब
प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है? प्रॉपर्टी में से हम कह सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन हम कह सकते हैं कि इवन सैलरी कैन बी अटैच। जो तनख्वाह है किसी एम्प्लॉय की, वो सैलरी भी अटैच हो सकती है, या उनका जो एनआईसी है वो भी अटैच हो सकता है। ठीक है, कि जो भी कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन के दौरान अदालत की तरफ से वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। जहां तक क्लियर है? यस सर। अब सैलरी जो अटैच होगी, क्या सारी सैलरी अटैच होगी? अगर कोई एम्प्लॉय है किसी इदारे का, उसको सैलरी मिलती है पर मंथ, क्या वो पूरी सैलरी अटैच होगी? नहीं। अगर डिसीजन को इन्फोर्स कराना है, तो डिसीजन को इन्फोर्स कराने के लिए जो सैलरी अटैच होगी वो सारी नहीं होगी, बल्कि उस सैलरी का कुछ हिस्सा अटैच होगा। तो वो अदालत डिटरमाइन करेगी कि वो 30% होना चाहिए, 35% होना चाहिए, या 40% होना चाहिए। कि 30 या 35% उसकी सैलरी अटैच होगी, बकाया उनके खर्चे के लिए वो चीज रिमेनिंग छोड़ी जाएगी। ठीक है। अब इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अटैचमेंट, इस अटैचमेंट में कौन कौन सी चीजें अटैच हो सकती हैं? सर प्रीवियस स्लाइड प्ले करिएगा प्लीज। जो नोट करें। डन सर। अटैचमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज आपको जहन में होनी चाहिए कि एक बंदे का, ए ने, ए जो है बी का कर्जी है। बी कौन है? क्रेडिटर। इसने कर्जा दिया था ए को। ए कौन है? डेबिटर। ठीक है। ए जो है बी का कर्जी है। ए ने बी को पैसे वापस करने हैं, पर ए के पास वो पैसे नहीं है, क्योंकि आगे ए का भी कर्जी है, सी। इसको कहा जाएगा डेप्टर्स डेप्टर। अब फर्ज करते हैं कि ए ने बी को पैसे देने थे 5 लाख रुपीज। वो ए जो है बी को पैसे वापस नहीं कर रहा, बी ने केस फाइल कर दिया अदालत में, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जो सीपीसी के तहत फाइल हो सकता है सिविल कोर्ट में। अदालत ने डिक्री पास की। अब डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है। ए के पास पैसे नहीं है मौजूद, पर ए के पैसे जो है सी के पास मौजूद हैं। तो क्या जो ए का जो कर्जी है सी, क्या अदालत इसको हुक्म कर सकती है कि जो आपके पास ए के पैसे हैं वो अदालत में जमा कराए, ताकि वो अदालत वो पैसे जो है वो ए बी को वापस करे? क्या ये पॉसिबल है? Whether debtor can be ordained by the court to pay the amount before, to submit the amount before the court which was payable to debtor। कि अदालत जो है इस सिचुएशन में सी को हुक्म कर सकती है कि जो आपने ए को पैसे अदा करने थे वो आप ए को ना दें, बल्कि अदालत अदालत में जमा कराएं। क्या ये हो सकता है? जी सर बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि अंडर दिस सिचुएशन, इवन लोन और डेट कैन बी अटैच। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन के मुताबिक जो कर्जा है, अदालत उस कर्जे को भी अटैच कर सकती है।
कौन सा कर्जा? ए ने बी को कर्जा देना था, ए के पास पैसे मौजूद नहीं है, पर ए का जो दूसरा कर्जी है सी, सी ने पैसे अदा करने हैं ए को, और ये अदालत को खबर पड़ती है कि ए के जो पैसे हैं वो सी के पास हैं, तो अदालत वो डायरेक्टली सी को हुक्म कर सकती है कि आपने जो पैसे ए को अदा करने हैं वो आप ए को ना दें, बल्कि वो अदालत में जमा कराएं, ताकि वो अदालत जो है पैसे बी को हैंड ओवर करे। ये भी हो सकता है। ठीक है। कानून की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है गार्निशी। गार्निशी। गार्निशी वर्ड की मीनिंग है जजमेंट डेप्टर्स डेप्टर। मतलब जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ फैसला आया है उसका कर्जी। तो जजमेंट डेप्टर्स डेप्टर कौन हुआ? ये ए जो है जजमेंट डेप्टर है, और इसका डेप्टर कौन है? सी। सही है। तो गार्निशी मींस, गार्निशी वर्ड की मीनिंग है ऐसा बंदा जो कर्जी है जजमेंट डेप्टर का। तो भाई समझ में आयो? यस सर। कानून में एक वर्ड यूज होता है गार्निशी आर्डर। आप में से कोई बताएगा कि गार्निशी आर्डर किसको कहते हैं? गार्निशी आर्डर किसको कहते हैं? व्हाट इज गार्निशी आर्डर? सर वी डोंट नो आउट चार्जेस। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि गार्निशी आर्डर किसको कहते हैं। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिचुएशन बताई कि बी क्रेडिटर है, ए बी का कर्जी है, वो आगे ए का कर्जी है सी। अब अदालत ने इस केस को एग्जीक्यूट कराना है, पर ए ने बी को जो पैसे देने थे वो ए के पास पैसे मौजूद नहीं है, पर अदालत को बी खबर देता है कि ए कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, पर ए के पैसे जो है सी के पास हैं। लिहाजा आप अदालत, ये अदालत को रिक्वेस्ट कर रहा है बी कि आप सी को हुक्म करें कि वो बी ए को पैसे अदा ना करे, पे ना करे, क्योंकि ए नहीं देगा अदालत को और उसमें फैसले में देर हो सकती है। लिहाजा कि वो पैसे जो है सी अदालत में जमा कराए। तो ये अदालत अगर ऑर्डर पास करती है किसको? अदालत बी की एप्लीकेशन पर सी को हुक्म देती है कि आप पैसे जो हैं ए वाले हमारे पास जमा कराएं। इस किस्म के ऑर्डर को गार्निशी ऑर्डर कहा जाता है। समझ आया? जी सर। इसको लिखें। पहले तो हमने पढ़ा गार्निशी। गार्निशी मींस जजमेंट डेप्टर डेप्टर। जजमेंट डेप्टर कौन होता है? जिसके खिलाफ फैसला आता है। जिसके खिलाफ फैसला आया है उसका कर्जी, मतलब सी। ठीक है। गार्निशी ऑर्डर का मतलब क्या है? गार्निशी ऑर्डर का मतलब है दैट ऑर्डर ऑफ कोर्ट इन विच कोर्ट ऑर्डर्स ऑर्डर्स डेटर टू पे
amount to pay or submit amount before the court which was previously payable to A। समझ आया कि गार्निशी ऐसा अदालत का हुक्म होता है जिसमें अदालत ये हुक्म देती है डेटर को, मतलब सी को, कि वो अदालत में वो अमाउंट सबमिट कराए। कौन सा अमाउंट? विच वाज प्रीवियसली पेएबल टू ए जजमेंट डेप्टर बाय सी डेटर। ठीक है, और ये समझ आया? यस सर। कोई सवाल तो नहीं? अब ये जो मैंने गार्निशी का आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इसका हवाला हमें कहां पर दिया गया है? आई थिंक इससे रिलेवेंट जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 21 रूल 46। कहां कंफर्म कर जो, ठीक है, मेरे ख्याल में यही होगा रूल 46, जिसमें यह बताया गया है कि जजमेंट डेप्टर्स डेटर द लोन विच वाज पेएबल टू जजमेंट डेप्टर कैन आल्सो बी अटैच्ड। वो भी अटैच हो सकता है। लोन कैन बी अटैच्ड, ठीक है। और इसको नोट कर लिया आपने? यस। ये तो हमने लोन के बारे में पढ़ा कि इवन लोन कैन बी अटैच्ड, पर इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इवन डिक्री ऑफ वन कोर्ट कैन आल्सो बी अटैच्ड। समझ आया? ये पॉइंट समझा आपने? पहले हमने ये पढ़ा कि कोई प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इवन एनआईसी अटैच हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सैलरी अटैच हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इवन लोन ऑफ वन पर्सन कैन आल्सो बी अटैच, वो भी लोन मतलब डेब्ट भी अटैच हो सकता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इवन डिक्री ऑफ वन कोर्ट कैन आल्सो बी अटैच्ड बाय अदर कोर्ट। ये पॉइंट समझा आपने या नहीं? जी सर डिक्री कैसे अटैच होगी? आई मीन इसका डिक्री ऑर्डर जो है वो अटैच होगा इसके साथ। केस चला जिसमें ए कौन है? प्लेंटिफ है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ए प्लेंटिफ है, इसने बी के खिलाफ केस फाइल किया था, ये डिफेंडेंट है। अब अदालत ने प्लेंटिफ के हक में फैसला दिया कि ये डिक्री होल्डर हो गया, तो ये फैसला डिफेंडेंट के अगेंस्ट में आया, तो मतलब ये हो गया जजमेंट डेप्टर, ठीक है। अब अदालत क्या करेगी? जाहिर सी बात है, ये डिक्री होल्डर जो है अदालत को कहेगा कि आप इस फैसले की एग्जीक्यूशन करें। अब ये केस चल रहा था अदालत में, ये केस नंबर है 1 फर्ज करते हैं, जिसमें ए प्लेंटिफ था, बी डिफेंडेंट है। अब एक दूसरा केस चल रहा है अदालत में जिसमें यही बी, इस केस में जो डिफेंडेंट है वो दूसरे केस में ये प्लेंटिफ था, और इसी डिफेंडेंट के पैसे जो थे वो अदर पर्सन सी के पास थे।
यही इसी की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी जो सेम है, ये एक ही बंदा है, ठीक है, ये ध्यान में रखें कि यही बी जो है दूसरे केस में प्लेंटिफ था और इसने डिफेंडेंट सी के खिलाफ केस फाइल किया, और इसी बी के जो पैसे थे सी के पास थे 10 लाख रुपीज, और इसमें ये डिक्री होल्डर हो गया, इसके अदालत ने क्या किया, इसके हक में फैसला दिया और डिक्री पास की। अब यहां पर ये हो सकता है कि ये इस केस के बारे में इस अदालत को मालूम होता है कि इसी बी डिफेंडेंट के जो पैसे हैं सी के पास हैं और फला कोर्ट ने ये डिक्री भी पास की है, तो ये अदालत जो है इस अदालत को हुक्म करके इस डिक्री को अटैच कर सकती है। ये डिक्री समझ आया? जी सर, क्लियर है। डिक्री क्यों अटैच होगी? क्योंकि ये अदालत दूसरी अदालत को कहेगी कि जो आपने फैसला दिया है उसको अटैच करके हमारे पास भेजें, क्योंकि हमने क्या करना है, ये पैसे इससे लेकर ए को देने प्लेंटिफ को। वो सेम सिचुएशन आप ध्यान में रखें कि जो थोड़ी देर पहले हमने लोन की बात पढ़ी, गार्निशी, उसमें लोन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। यहां पर जो पैसे जो हैं बी के सी के पास हैं, जो सी ने बी को अदा करने हैं, डिक्री की एग्जीक्यूशन होनी है, पर ये अदालत जो है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रही है उस दूसरी अदालत को, और उस अदालत को कह रही है कि आपने जो डिक्री पास की है वो डिक्री अटैच करके हमारे पास भेजें, क्योंकि हमने ये पैसे सी से लेकर ए को अदा करने। तो यहां पर हमने पढ़ा कि अदालत क्या कर रही है, डिक्री को अटैच कर रही है। Even even during the execution, decree of other court can also be attached by one court. सही है? जी सर। तो ये जो अदालत है केस नंबर 1 वाली अदालत, ये दूसरी अदालत जो है केस नंबर 2 वाली अदालत को एक लेटर भेजेगी जिसको हम प्रिसेप्ट कह सकते हैं, और दूसरी अदालत को रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपनी जो डिक्री आपने पास की है वो अटैच करके हमारे पास भेजे। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये अदालत क्या करेगी, केस नंबर 1 वाली, ये उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगी, मतलब सी से पैसे लेगी, और वो सी के पैसे जो हैं बी को मिलने थे, अब वो पैसे सी से लेकर ए को दिए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। सिविल केस में ये भी हो सकता है। अब समझ आया? जी सर। तो हमने अटैचमेंट वाला जो जो प्रोसीजर है, जिसमें हमने पढ़ा मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनआईसी, सैलरी, लोन, डिक्री, ये सारी चीजें अटैच हो सकती हैं दौरान एग्जीक्यूशन। पर कभी कभार ये हो सकता है कोर्ट हैज, कभी कभार ये होता है कि कोर्ट अटैच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। दौरान एग्जीक्यूशन जो है अदालत जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, पर क्या इसमें गलती भी तो हो सकती है ना अदालत से? अगर अदालत से गलती हो गई, गलती से कोई ऐसी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जिसमें किसी बंदे का राइट वायलेट हो रहा है, फिर क्या होगा? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड। Objection to attachment can be raised या can be made। अब ये जो ऑब्जेक्शन मतलब ऐतराज दाखिल किया जाएगा, ये कौन सी अदालत में किया जाएगा, सेम में या दूसरी अदालत में? सर सेम में होगा ना, कि बाय मिस्टेक सेम कोर्ट ने अटैच किया प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये ऑब्जेक्शन जो है हम कह सकते हैं
कि दीज ऑब्जेक्शन कैन बी मेड बिफोर सेम कोर्ट। कौन सी अदालत? जो अटैच कर रही है प्रॉपर्टी को। तो वह ये सेम कोर्ट में ये जो एतराज दाखिल किया जाएगा, किससे किया जाएगा? हाउ दिस ऑब्जेक्शन कैन बी मेड, हाउ दिस ऑब्जेक्शन कैन बी मेड। नया सूट फाइल करेंगे या एप्लीकेशन फाइल करेंगे? सर आई गेस एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी। और ये एप्लीकेशन कौन से प्रोविजन के तहत फाइल की जाएगी? अंडर व्हाट provision this application can be filed before same court related to objection to jurisdiction or objection to attachment? This application can be filed under section, ये provision आपने पढ़ा भी है, under section 47 CPC, याद है? यस सर। क्या था 47 में? तो उसमें क्वेश्चन जो डिटरमाइन करने थे कोर्ट को, जो एग्जीक्यूट करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हुए पार्टीज के बीच में, तो वो जो एग्जीक्यूट करवा रही है वो कोर्ट जो सिनेरियो वो एंटरटेन हल करेगी, करेगी। बिल्कुल। तो सेक्शन 47 में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड are declared by the same court which executes decree by filing an application, not by separate suit। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 47 कह रहा है कि अगर दौरान एजुकेशन कोई ऐसा मसला पैदा होता है या प्रॉब्लम अराइज होता है पार्टी के दरमियान, वो क्वेश्चन भी वही अदालत हल करेगी जो अदालत, जिस अदालत ने डिक्री पास की हो और जो अदालत डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही हो। अब वो जो क्वेश्चन डिटरमाइन होगा वो बाय फाइलिंग इन एप्लीकेशन बिफोर द सेम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, नॉट बाय सेपरेट सूट। नया सूट मना है, सही है? तो अगर यहां पर अगर हम कहते हैं कि कोई पार्टी की कह रही है कि जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है इसमें मेरा कोई राइट वायलेट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अदालत इस इशू को हल कर सकती है और डिटरमाइन कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है बाय एंटरटेनिंग दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीपीसी। और समझ आया? यस। क्लियर सर। कोई सवाल तो नहीं? वो सिक्स क्या? और केयर पे सवाल करें। और कोई सवाल तो नहीं किंजो? नो सर, क्लियर है, आप आगे चलें। अब इसी सेक्शन को जो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्शन कैन बी मेड रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीपीसी। अब इस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं आर्डर 21 के। एक है आर्डर 21 रूल 58, दूसरा है रूल 61 एंड 62। अब आप मुझे बताएं कि ऑब्जेक्शन क्यों रेज किए जा रहे हैं, कोई बताएगा? मतलब किस किस्म का इशू अराइज हो? किस किस्म का इशू अराइज हो सकता है? अब वो किसी पॉइंट समझ में आई है ना? आई है? सर रिपीट करिए सर ये। वो मुझे सवाल ही हुआ त असां चयोसीं त दौरान एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर्टी अटैच थिए थी कंहिंजी बि
उन उन सां रिलेटेड प्रॉपर्टी सां अटैचमेंट सां रिलेटेड कंहिं पार्टी खे अगरि कोई ऑब्जेक्शन मतिलबु एतिराज़ आहे त उहो ऑब्जेक्शन सां रिलेटेड एप्लीकेशन फाइल करे सघे थो। तो उहो ऑब्जेक्शन कहिड़े क़िस्म जो हुजणु खपे, उनजो एग्ज़ाम्पल कहिड़ो थी सघे थो? सर हिन जो एग्ज़ाम्पल इहो थी सघे थो त अगरि प्रॉपर्टी मॉर्गेज ते ॾिनल आहे त ज़ाहिर आहे हुन पार्टी जो राइट वायलेट थी सघे थो। मॉर्गेज बाबति थींदी आहे त हुनजो रिकॉर्ड त रेवेन्यू में हूंदो आहे न। चलो सही, असां सभु सम्झूं था त रिकॉर्ड रेवेन्यू वटि न आहे। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अदालत क्या कर रही है, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, क्योंकि वो पैसे अदा नहीं कर रहा प्लेंटिफ को, तो अदालत ने डिक्री को एग्जीक्यूट करते हुए डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल कराना चाह रही है, और सेल कराकर वो पहले पैसे प्लेंटिफ को देने। ठीक है, पर बाद में ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है डिफेंडेंट की समझकर, वो डिफेंडेंट ने एक साल पहले या चंद टाइम पहले जो है वो थर्ड पर्सन सी को सेल आउट कर दी थी। एक साल पहले, मतलब एग्रीमेंट हो चुका है, खाता नहीं हुआ, तो क्या यहां पर सी थर्ड पर्सन का राइट वायलेट नहीं हुआ? मेरा पॉइंट समझा आपने? जी सर बिल्कुल। कि यहां पर अदालत ने प्रॉपर्टी बी की समझकर, क्योंकि वो बी के खाते पर है, रजिस्ट्री बी के नाम पर है, अब वो खाता ट्रांसफर नहीं हुआ। आपको पता है हमारे मुआशरे में सेल एग्रीमेंट तो होता है ना। अब यहां पर सी ने जजमेंट आफ्टर बी को सारे पैसे अदा कर दिए, अब वो खाता देना था बी ने सी को, वो नहीं दिया। अब अदालत ने क्या कर दिया, वो प्रॉपर्टी जो बी के नाम पर है, वो जो बी ने सी को सेल आउट कर दी है, अदालत ने वो प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब ये चीज ये खबर पड़ती है सी को, तो अब सी जो है अदालत में ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ना, कि जो आप सी जो है जिसका ऑब्जेक्शन है, जो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं परचेज कर चुका हूं एक साल पहले बी से, अब ये आप प्रॉपर्टी अटैच करके सेल आउट नहीं कर सकते कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, मैं परचेज कर चुका हूं, और वो सबूत देता है कि ये एक साल पहले मैं ट्रांजेक्शन कर चुका हूं बी को। ठीक है, तो अदालत सबूत के बिना पर, सबूत को कंसीडर करते हुए उस अटैच्ड प्रॉपर्टी को अदालत रिलीज कर सकती है, और डिफेंडेंट की कोई दूसरी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। समझ आया? जी अब ये इस चीज का जिक्र कहां पर किया गया है, जो मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्शन के बारे में, ऑब्जेक्शन से मुंसलिक इसका जिक्र किया गया है आर्डर 21 रूल 58 में, जहां पर यह बताया गया है कि ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट कैन बी मेड, इवन कोर्ट कैन इंस्पेक्ट, अदालत चेक कर सकती है, मालूम करा सकती है कि जो सी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है उसके ऑब्जेक्शन दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो अगर उसके ऑब्जेक्शन जो है दुरुस्त हैं, तो अदालत आर्डर 21 रूल 61 एंड 62 के तहत उस प्रॉपर्टी को रिलीज करते हुए थर्ड पर्सन का राइट जो है बहाल कर सकती है। ठीक है वह। जी सर। और अगर एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है, और अगर अदालत समझती है कि इस एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए किसी थर्ड पर्सन की मदद लेना लाजमी है, तो अदालत इस एग्जीक्यूशन के दौरान रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अब जो रिसीवर अपॉइंट होगा वो रूल 64 टू रूल 94 के तहत रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, आर्डर 21। और आपको पहले ही पता है कि रिसीवर किसको कहते हैं। रिसीवर ऐसा बंदा होता है जिसको अदालत अपॉइंट करती है कोई चीज कलेक्ट करने के लिए या कोई चीज मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अगर अदालत समझती है कि दौरान एग्जीक्यूशन किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट कराना है, नीलामी करानी है, तो अदालत उस काम को सरंजाम देने के लिए रिसीवर से अदालत हेल्प ले सकती है, रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, वो यहां तक क्लियर है? जी सर।